तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जैसे कि आपको ये डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा कि मानव का श्वसन तंत्र आज का वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले ये वीडियो में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कहाँ पे होता है। ठीक है, उसकी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया था मैंने आपको। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का श्वसन तंत्र है। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में और डायग्राम के थ्रू रेस्पिरेशन के बारे में या ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझा सकूं। ज़्यादा हम इसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डायग्राम से ही ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत बार ये बताया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसको ज़िंदा रहने के लिए, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और वो ऊर्जा उसे कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा उसे खाने से मिलती है। जब वो खाने को खाता है फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसको जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। और ब्लड में मिलाने के बाद वहाँ पे वो ब्लड जो है उस चीज़ को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेकर जाता है, पार्ट्स में, और एक एक सेल में लेकर जाता है। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़कर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। ठीक है, और उस एनर्जी का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हमें ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है वो तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि वो डाइजेशन के थ्रू जो है खाने को जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन होने के बाद जब उसको हमारी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और शोषित करके उसे खून में मिला देती हैं, तो खून उसको जो है उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को जो है वो एक एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, एक एक टिश्यूज़ में, एक सेल में लेकर जाता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि वो रेस्पिरेशन की, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जहाँ आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन भी बहुत बार देखी होगी कि रहती है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, प्लस इसमें जो है 6 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन होते हैं। और इसको जो है तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? जब इसको तोड़ा जाता है तो बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी या ATP जो भी है, हम रफली तौर पे हमने ऐसे ही लिखी है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये हमारा जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसको ये जब इसको तोड़ता है, इसको ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस वाटर बनता है, प्लस एनर्जी निकलती है। ये हमारी रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन है जो कि मैंने आपको कई बार पिछले वीडियोज़ में भी बताई है। तो ये तो पता है कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है डाइजेशन से आ रहा है। जैसे कि इससे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम खाने को खाते हैं, फिर खाने का यहाँ पाचन होता है, फिर छोटी आंत में उसका पाचन होता है और छोटी आंत जो है साथ में चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करती जाती है। उसकी जो ये जो लाइनिंग होती है उस पर जो है विलाई होते हैं, रंसाकुर होते हैं जो कि उसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं। और ये आंत में ही, मान लीजिए ये आंत का डायग्राम है। ठीक है, और इसी में जो है छोटी छोटी ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसी के अंदर। ये मान लीजिए इसकी ये आंत है। ठीक है, मैंने थोड़ा इसको चौड़ा करके दिखा दिया है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या होती है, जो जब ये एब्जॉर्ब करती हैं, ये इसमें विलाई है, मान लीजिए छोटी छोटी विलाई हैं, ये इसको एब्जॉर्ब करके इन ब्लड कैपिलरीज को दे देती हैं। यहाँ से ये खून में मिल जाता है और खून जो है पूरी बॉडी में दौरान करता है, वो उसके डिफरेंट पार्ट में लेकर जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है, ये जो खाना हम खा रहे हैं वहाँ से आ रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर कहाँ
से आ रहा है? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है बॉडी के अंदर वो रिस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा है। ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, ये प्रक्रिया उसमें नहीं होती। लंग्स में जो है ये प्रक्रिया नहीं होती, रेस्पिरेशन की ये केमिकल इक्वेशन जो है ये उसमें नहीं होती। ये कहाँ होती है? ये एक सेल में होती है, बॉडी के टिश्यूज़ में सेल में होती है, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आता है। तो आइए इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे आता है, कहाँ से आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये दिखाया गया है। इसमें जो है ये हमारी नेज़ल कैविटी है, मतलब नाक की जो कैविटी होती है वो है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी, ठीक है, नोज़ की ओपनिंग होगी। उसके बाद जो है ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है और ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है, और ये ट्रैकिया है। तो आइए देखते हैं, समझते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम नोज़ के थ्रू जो है वायु को जो है अंदर लेते हैं या ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। नोज़ में जो होता है, जो नेज़ल कैविटी होती है या नेज़ल पैसेज होता है, इस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं। ये रोए क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन वायु को हम अंदर ले रहे हैं उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या छोटी छोटी अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो जो भी अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ हैं, जब वायु जो है, एयर जो है, इसमें से होकर गुजरती है तो ये जो है इन रोयों में फंस जाती है, ठीक है, इसमें फंस जाती है, जिससे जो है कुछ हद तक एयर जो है प्योर हो जाती है। और ये जो यहाँ की परत होती है, इससे जो है इसके कम संपर्क में आकर, टच में आकर जो एयर हम ले रहे होते हैं, अगर वो ठंडी है तो कुछ हद तक उसका टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक हो जाता है, मतलब थोड़ा सी वार्म हो जाती है वायु जो हम अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ तक आ जाती है, फिर ये यहाँ आती है, फेरिंग्स से, लैरिंग्स से गुजरती है, ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है, ये हमारा स्वर यंत्र है, मतलब जो हमारी वॉइस बॉक्स, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी वॉइस कैसी है ये इस पर डिपेंड करता है। ये यहाँ तक आती है। फिर देखिए ये जो है ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस मतलब यहाँ पे एक वॉल्व टाइप का होता है, क्योंकि हमारी जो ये नली है ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप भी बोलते हैं। और हमारी खाने की जो नली होती है, ये इसको आप एपिग्लॉटना वो ओसोफेगस समझ सकते हैं, खाने की नली समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमारी खाने की नली और सांस की नली एक होगी तो क्या होगा, जो हम खाना खाएंगे वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, हमारी खाने की नली और श्वास की नली अलग अलग होती है। ये हमारी श्वास की नली है और ये जो है हमारी खाने की नली होती है, इसको हम ओसोफेगस समझ सकते हैं। ओसोफेगस, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो वाल्व होता है एपिग्लॉटिस, ये क्या करता है, जिस टाइम पे हम सांस लेते हैं तो ये जो है ये हमारी खाने की नली को बंद कर देता है। इसको हम थोड़ा सा नीचे तक दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी खाने की नली गई हुई है और ये नीचे जाके, यहाँ जाके, फिर यहाँ पे जो हमने स्टमक वगैरह जो होगा उन सब चीज़ों में, ये अभी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट नहीं है, बट मैंने इसलिए यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये जो है ये खाने की थैली हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, उससे जुड़ी होती है। बट ये जो हमारी विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ये हमारे लंग्स से, फेफड़ों से जुड़ी होती है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस जो है ये हमारी खाने की नली को बंद कर देता है। ये वॉल्व जो है ये खाने की नली को बंद कर देता है, जिससे सांस जो है क्या होती है, वो हमारे लंग्स में जाती है, क्योंकि यहाँ तक जो है एपिग्लॉटिस तक जो है वो हमारी सांस लेने का रास्ता और खाने का रास्ता दोनों आपस में, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है। तो जो है जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस का काम होता है खाने की नली को बंद कर देना, ताकि जो वायु है वो जो है ट्रैकिया में जा सके। और जब हम खाने को निगल रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, श्वास की नली को बंद कर देना, जिससे खाना जो है वो हमारी ओसोफेगस में, वो हमारी खाने की नली में जा सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपिग्लॉटिस का क्या काम है। वो एक टाइप का वॉल्व होता है जो कि खाने की नली और श्वास की नली को अलग अलग करता है, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम हम ऐसा, आपने अक्सर देखा
देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते के बीच में हम बोलते भी जाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन खाने की तरफ नहीं होता है, तो क्या होता है कि हमें अचानक से वो खाना जो है वो हमारी श्वास की नली में चला जाता है, जिससे में जो है वो खांसी आने लगती है, और वो ये के जरिए खांसी के ज़रिए जो है उस खाने को जो है ये लंग्स जो है बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि खाना खाते टाइम जो है खाने पे ही करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पहले ये क्या हुआ, नेज़ल कैविटी से वायु अंदर गई और इसके छोटे छोटे रोए से जो है उसमें से इम्प्योरिटीज़ फंस जाती है, फिर आगे बढ़ती है, थोड़ी सी वार्म हो जाती है इसकी जो लाइनिंग होती है उसकी वजह से, फिर उसके बाद आगे बढ़ती है तो एपिग्लॉटिस जो है खाने की नली को बंद कर देता है। फिर हमारी ये वायु जो है वो इस पाइप में पहुँचती है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया बोलते हैं या विंड पाइप जो बोलते हैं, जो कि जो है हमारे लंग्स से जुड़ी होती है। ये जो है इसमें छल्लेदार ये होती है। ट्रैकिया जो है हमारी कैसी, ट्रैकिया हमारी जो है वो छल्लेदार होती है। ये छल्लेदार क्यों है, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये एयर को जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लंग्स के पास आने के बाद ये ट्रैकिया जो है ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक जो है राइट में जाता है और राइट लंग्स में जाती है, एक लेफ्ट लंग्स में जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है तो इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई जो है हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स में जाने के बाद ये देखिए ये हमारे दोनों लंग्स हैं, ठीक है, दोनों फेफड़े हैं। लंग्स में जाने के बाद ये ब्रोंकाई जो है ये फर्दर बहुत सी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये अनगिनत होती हैं, ये असंख्य होती हैं, ठीक है, बहुत सारी उसमें बढ़ जाती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड में जो होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे एक बलून के तरीके का वो होता है, संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है। और ये जो हमारा नीचे का ये एरिया है ये है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या काम होता है, ये हमारी लंग्स कैविटी को बढ़ाता घटाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे हो जाता है, जिससे हमारी लंग्स कैविटी बढ़ जाती है और लंग्स नीचे तक फैल जाते हैं, ये फूल जाते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, जिससे जो है लंग्स कैविटी जो हमारी ये कैविटी होती है ये घट जाती है, जिससे जो है वो लंग्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु जो है यहाँ से आकर ब्रोंकाई से ट्रैकिया से आकर ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से वो ब्रोंक्यूल्स में जाती है, और ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद वो एक एक एल्वोलाई में, जो कि असंख्यों की तादाद में होती हैं, एक एक एल्वोलाई में भर जाती है, जिससे क्या है ये लंग्स का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है काफ़ी बढ़ जाता है और लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है। और जब हम दोबारा से सांस को छोड़ते हैं तो ये जो भी वायु उसमें भरी होती है वो सब जो है एल्वोलाई से जो है इसमें आती है, ब्रोंक्यूल्स में आती है, ब्रोंक्यूल्स से जो है वो हमारी ब्रोंकाई में आती है, और ब्रोंकाई से जो है ट्रैकिया में आती है, और ट्रैकिया से जो है ऊपर होती हुई हमारी नेज़ल कैविटी से बाहर निकल जाती है। इस तरीके से जो है हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। बट ये तो आपको पता चल गया कि हम इस तरीके से हमारी वायु जो है, श्वास जो है अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। इसमें हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलती है, इसके लिए जो है हमें एल्वोलाई को जो है थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया हुआ है, इसको आप एक एल्वोलाई मान सकते हैं, जो कि मैंने बड़ा करके बनाया है। ये जो है एक ब्रोंक्यूल्स से जुड़ी हुई एक एल्वोलाई है, ठीक है। हालांकि एल्वोलाई जो है ये एक एल्वोलाई जो है वो इस तरीके से जो है एक ब्रोंक्यूल्स में जो है वो कई सारी एल्वोलाई होती हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब पूरा एक वो गुच्छा टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक दिखाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये एक एल्वोलाई है, ठीक है। तो जो वायु हमने ली बाहर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमने वायु को अंदर लिया, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध वायु हमने अपने लंग्स के अंदर भरी है, ठीक है। एल्वोलाई के पास में जो है ये देखिए, ये जो हमारे नीचे का स्ट्रक्चर है ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी
जिसमें ब्लड जो है बहता रहता है, महीन महीन कैपिलरी होती हैं जिसमें ब्लड बहता रहता है। और ब्लड में जो है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरी में जो होती है वायु, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा क्यों है? ये रिएक्शन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास बन रही है, ये जो है ये ब्लड को वापस दे दी जाती है, और ब्लड जो है वापस से उसको लंग्स के पास ले आता है। तो लंग्स के पास जो कैपिलरीज होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो जो ये एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है और जो ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, इसमें जो है डिफ्यूज़न के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वोलाई में आ जाती है। डिफ्यूज़न आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन, तो कुछ भी कह सकते हैं, ज़्यादा है। तो यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है कम ऑक्सीजन की तरफ जा रही है, और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये जो है ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है, जिससे क्या है एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आ जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ ब्लड एल्वोलाई में पहुँच जाती है, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन को जो है पहले ये देखते हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जब यहाँ पहुँच जाती है तो हम क्या करते हैं, जब हम वापस से वायु को बाहर निकालते हैं तो ये एल्वोलाई से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी ब्रोंक्यूल से होती हुई हमारी ब्रोंकाई में आती है, और ब्रोंकाई से जो है ये ट्रैकिया से होती हुई नेज़ल कैविटी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा ऑक्सीजन हमारी ब्लड कैपिलरी में गई थी, ये ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये ब्लड सेल्स इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाती हैं। बाइंड होकर ब्लड सेल्स का जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ सकता है, यानी उससे बाइंड हो सकता है, ठीक है। बाइंड होकर ब्लड का काम है चलना, वो चलते हुए जो है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, ये लंग्स की कैपिलरी हैं, फिर वो चलते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जहाँ भी इसकी ज़रूरत है, हर एक टिश्यू में, सेल में, सब जगह लेके जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ आपको क्या समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको ये बताया है कि ये है हमारी नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से ऑक्सीजन एंटर करेगी, जो इसमें रोए पाए जाते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ फंस जाएंगी, यहाँ पे जो भी वायु है थोड़ा सा वार्म हो जाएगी। फिर ये ट्रैकिया से होती हुई हमारे और ब्रोंकाई के जरिए हमारे लंग्स में एंटर करती है। लंग्स में जो है ये ब्रोंकाई असंख्य ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती हैं, ये सब में जाती है, और इसके लास्ट में जो एल्वोलाई लगी हुई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें जाकर वो भर जाती है, जिससे फेफड़ों का आयतन जो है बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाते हैं फेफड़े, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है गैसेस एक्सचेंज होता है इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज़न के जरिए ब्लड कैपिलरी में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज़न के जरिए एल्वोलाई में चला जाता है। और दोबारा से जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वही वायु जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, एल्वोलाई से होती हुई ब्रोंक्यूल्स में आती है, और ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में आती है, और ब्रोंकाई से ट्रैकिया में आती है, और ट्रैकिया के होते हुए नेज़ल कैविटी से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो को रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मनुष्य के श्वसन तंत्र को ईजी वे में जितना हम इसको समझा सकते हैं उस तरीके से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ तक हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है हमने गैसेस एक्सचेंज कर ली, मतलब हमें ऑक्सीजन मिल गई, ब्लड में ऑक्सीजन चली गई। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ह्यूमन को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि इसके जरिए जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरी में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई में चली जाती है, जिससे जो है गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। किसके बीच गैसेस का एक्सचेंज होता है, के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज।
तो नेक्स्ट पॉइंट ये आगे क्या कह रहे हैं, इसके आगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। तो ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या काम है, ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। ऑक्सीजन का जो है वो ब्लड को दे देना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में ज़्यादा है उसको ब्लड से लेकर बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ देना। ठीक है, तो ये ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है। बट रिस्पायरेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। रिस्पायरेशन इसके आगे कहाँ जाता है, इसके आगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमें मिल गई, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऑक्सीजन जो ब्लड में आ गई है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचाना, हर एक टिश्यू में पहुँचाना, हर एक सेल में पहुँचाना, इसका काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या होता है, इसके आगे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालने की प्रक्रिया सेल के साइटोप्लाज्म एंड माइटोकाइंड्रिया में होती है। ठीक है, पूरी रेस्पायरेशन कहाँ कंप्लीट होती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का या जो भी रेस्पायरेटरी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर रेस्पायरेशन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकाइंड्रिया में होती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है जिसमें कि हम ऑक्सीजन के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी निकालते हैं जो कि साइटोप्लाज्म और माइटोकाइंड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया में जो होते हैं 2 स्टेप होते हैं, पहला होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र इसको बोलते हैं। ये जो है ये काफ़ी मतलब अगर आप टफ़ होते हैं इनको समझना, तो मुझे नहीं लगता अभी आपको इस वीडियो में इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको इस ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को समझने में मदद मिले। ठीक है, तो ये इस प्रक्रिया में जो है ये प्रक्रिया में 2 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है रेस्पायरेशन के बारे में, ह्यूमन के रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक जिस पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए। और जब तक आप वीडियो देखिए, समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।